हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो कि हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। गाइस, इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और उन सभी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वीडियोस भी हमने डाल रखे हैं, जो कि आप उसकी प्लेलिस्ट को चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे अपने शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो गाइस, जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं 2 मार्क्स में, ये क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और गाइस, सभी क्वेश्चंस को हमने यूनिट वाइज सेलेक्ट किया, जिससे कि आप उसे अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट से हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट, गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। गाइस, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यूनिट से बेंजीन से पूछ लिया जाता है। जो बेंजीन की हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है उसको बताइए कि क्या होती है। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी बेंजीन है कुछ इस तरह से हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके पास हमारे 6 कार्बन एटम होते हैं एंड 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बनाना है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में गाइस हम यह बताते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड हमारे प्रेजेंट हैं और उसके अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो सभी जितने भी हमारे यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, इनको क्या करेंगे, हम एक लोन पेयर से दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, जितने भी बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट हैं, उनको हमने सबको एक लोन पेयर से दिखाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको भी हमने लोन पेयर से दिखाया है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो हमारा बॉन्ड है उसे भी हमने लोन पेयर से दिखाया है। तो गाइज, ये हमारी पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है बेंजीन की। आप इसे अच्छे से देख लें। अब गाइज, इसके अंदर होता क्या है हमारा कि अब गाइज क्या है, यहाँ पे जितने भी हमारे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और हमारे क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। एंड गाइज, इसमें क्या हमारा नेक्स्ट है कि जो हमारे कार्बन कार्बन के बीच में जो हमारा बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा कार्बन कार्बन एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, से sp2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन कार्बन एटम का। तो गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा थ्योरी में हमने लिखा है कि ऑल कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज। जितने भी कार्बन एटम हमारी बेंजीन के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं। एंड देन क्या है, ऑल कार्बन एटम लाइज ऑन द सेम प्लेन। और जितने भी कार्बन एटम हमारी बेंजीन रिंग के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे लाइज करते हैं हमारे एक ही प्लेन पे। तो गाइज, ये हमारी बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है। अब गाइज, इसमें और हमारा क्या होता है, तो क्या होता है, इसके अंदर p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे p ऑर्बिटल्स हैं जो बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो क्या होता है, ये सारे p ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। देखिए किस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये क्या है, एक पैरेलल वे में ओवरलैपिंग करते हैं जितने भी p ऑर्बिटल्स हमारी बेंजीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने वही लिखा है, इन बेंजीन ईच कार्बन एटम ऑल्सो हैव एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एंड दीज p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और जितने भी हमारे p ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो गाइज, आई होप आपको इसकी बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर समझ आ गई होगी। ये हमारे 2 मार्क्स के लिए काफ़ी है। हमने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया क्योंकि ये हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा लंबा करके लिख दिया है। गाइज, अगर आपसे पूछे तो आपने क्या करना है, उसका डायग्राम बना देना, जो उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है उसको अच्छे से बना देना है। और अगर आप चाहें तो इसकी जो p ऑर्बिटल वाली जो ओवरलैपिंग इसको भी दिखा सकते हैं। तो गाइज, इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि डिफाइन एरोमेटिसिटी। जो हमारा फर्स्ट यूनिट से पूछ लिया जाता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनके कैरेक्टर को, उनके एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी। इसमें क्या होता है गाइस, जो हमारी एरोमेटिसिटी है ये एक किसी कंपाउंड की, ये किसी एरोमेटिक कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, विच इन्हांस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करती है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख सकते हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा डीलोकलाइजेशन हो रहा है और क्या है, कंजुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, और इनके डीलोकलाइजेशन की वजह से ये हमारे जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं और इस तरह से क्या होता है, इनका ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। तो गाइस, ये पूरी एरोमेटिसिटी आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। ये किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है जो उसके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में बताती है कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है। चलिए गाइज, इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट फर्स्ट से, इसको भी सोल्यूशन को देख लेते हैं। तो ये है ड्रा एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर
गाइज ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या बताना होता है कि ड्रा एनी 4 स्ट्रक्चर। तो गाइज जो भी हमारे एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हमने बनाना होता है। तो गाइज ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है हमारा। तो हम बना सकते हैं कि हमारे एरोमेटिक स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है ना। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को बना देंगे और जितने भी हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनकी स्ट्रक्चर को बना देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा, हम इसे कंप्लीट मान लेंगे, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया था और हमने सारी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर बना दी। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा 4th क्वेश्चन है कि गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैकरीन। जो सैकरीन की स्ट्रक्चर है और उसके यूजेस के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि जो सैकरीन की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, आई होप आपने पहले ही देख रखी होगी। और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 183.18 ग्राम पर मोल। हम किसी भी कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका मॉलिक्यूलर वेट को हम वहाँ पे मेंशन कर दें। तो गाइस इससे क्या होता है, हमारा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को सब कुछ आता है। अगर गाइस हम इसके यूजेस की बात करें तो क्या है, ये हमारी एक आर्टिफिशियल शुगर की तरह यूज होती है। एंड क्या है, ये 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। जो हमारी सुक्रोज होती है उससे क्या है, ये 500 टाइम्स मोर देन स्वीटर है। क्या है उससे, 500 टाइम्स मोर स्वीटर है उससे, हमारी सुक्रोज से। और जो हमारी सैकरीन है कहाँ कहाँ यूज होती है, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, टूथपेस्ट में और जितनी भी हमारी मेडिसिन होती हैं उसके अंदर हमारी सैकरीन का यूज होता है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट हमारा है इसका यूज, हेल्पफुल फॉर डायबिटीज़ पेशेंट नॉट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। क्या होता है, ये हमारे जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। गाइस इसको खाने के बाद क्या होता है, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो उनकी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ नहीं पाता है। तो ये हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1st यूनिट से, क्वेश्चन नंबर 5। इसे भी देख लेते हैं। गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT एंड BHC। यहाँ पे हमारी 2 कंपाउंड है, एक हमारा DDT है, दूसरा हमारा BHC। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछता है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है और इनके यूजेस के बारे में। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसके यूजेस हैं। तो गाइस हमारा पहला कंपाउंड है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। क्या है हमारा ये, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। तो इसकी स्ट्रक्चर को गाइस आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। आई होप आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। आप गाइस इसका क्या देखेंगे, इनके यूजेस की बात करते हैं। तो उससे पहले गाइस इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को देख लेते हैं। क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C14H9 एंड Cl5 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 354.40 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो गाइस आपने इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट को भी मेंशन करना होता है। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके यूजेस की। हमारा जो DDT है कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। DDT इज अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड यूज टू किल मॉस्किटोज। जो हमारा DDT है क्या है, एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। ये इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज होता है और जो हमारे मॉस्किटोज होते हैं उन्हें भी ये किल करने के लिए यूज होता है। इसके बाद में गाइस क्या है कि इट इज़ वेरी चीप एंड इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया मॉस्किटोज। जो हमारा मलेरिया का मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफिल, किल करने के लिए हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल है इसके लिए ये। और गाइस ये क्या है, ये टॉक्सिक है किन के लिए, फॉर ह्यूमन एंड मैमल्स। मैमल्स जो हमारे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनके लिए काफ़ी टॉक्सिक भी होता है, तो उन्हें हमारा ये DDT नहीं दिया जाता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं हमारा सेकंड कंपाउंड है BHC, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6Cl6 एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट है 290.81 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। चलिए गाइस इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर में क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास में क्या है, हमारे H लगे होते हैं और प्रत्येक कार्बन के पास Cl भी लगा हुआ है। तो क्या है, C6H6 एंड Cl6। तो जब हम बेंजीन की रिएक्शन को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, बेंजीन के अंदर क्या था, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे। जब हमने क्या किया था, इसका रिएक्शन करी थी है ना UV लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा था, इसके अंदर के जितने भी बॉन्ड थे उनका ब्रेक डाउन हो गया था। तो ये वही कंपाउंड है हमारा BHC। इसके अंदर के जितने भी बॉन्ड है उनका ब्रेक डाउन हो गया और हमारा क्या बन गया, BHC, जो हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड कंपाउंड है वो बन गया। तो गाइज ये इसकी स्ट्रक्चर है BHC की, आप इसे देख लें। और इसका यूज क्या है, इसके यूज को भी देख लेते हैं गाइज। इट इज़ यूज्ड एज पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर इन फॉर्म ऑफ शैम्पू। ये शैम्पू की फॉर्म में हमारे पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है इन एग्रीकल्चर, जो हमारी कृषि करते हैं हम ना। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 से, उसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसको देखते हैं इसमें क्या पूछा जाता है हमसे। ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें क्या होता है गाइज, सबसे पहले हम क्या कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ में। ये हमारा एसिटाइल क्लोराइड है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जब हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में बेंजीन और एसिटाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं, देन क्या होता है, हमारा एसिटाइल बेंजीन फॉर्म होता है।
तो गाइज ये हमारी स्ट्रक्चर है एसिटाइल बेंजीन की, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ से हमारा एक HCl फॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है गाइज, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एसिटाइल बेंजीन इज फॉर्म। क्या बन रहा है हमारा, एसिटाइल बेंजीन बन जा रही है। तो गाइज आपने इसके नीचे थ्योरी को भी लिखना कि किस तरह से हमारी एसिटाइल बेंजीन बन रही है। इसके बाद गाइज बात करते हैं सेकंड यूनिट की, देख लेते हैं हमारी सेकंड यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेप्थोल्स। गाइज जैसा कि हम पढ़ते हैं सेकंड यूनिट के अंदर हमारे फिनॉल है, नेप्थोल है ना। तो यहाँ पे हमने नेप्थोल के स्ट्रक्चर और उसके यूजेस को बताना है गाइज। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्या होता है, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल एंड नेप्थिलीन। जो हमारा नेप्थोल है वो क्या है, डेरिवेटिव है किस का, फिनॉल का और नेप्थिलीन का, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरह से यूज होता है। और इसके स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारी नेप्थिलीन है, नेप्थिलीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, नेप्थोल बन गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसके यूजेस को देख लेते हैं। इट इज़ यूज एज मोलिस रीजेंट, जो हमारा मोलिस रीजेंट होता है उसकी तरह यूज होता है। एंड ये हमारा एंटीसेप्टिक के तरह भी यूज होता है। एंड देन है हमारा एंटीऑक्सीडेंट, टैनिंग एजेंट, यूज एज इंसेक्टिसाइड, ये सारे इसके यूजेस हैं। तो आई होप आपको नेप्थोल के यूजेस समझ आ गए होंगे कि हमारा नेप्थोल कहाँ कहाँ यूज होता है। ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी यूज होता है, टैनिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। और एक जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज है वो है मोलिस रीजेंट। ये हमारा मोलिस रीजेंट की तरह भी यूज होता है। चलिए गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा सेकंड यूनिट से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देख लेते हैं हमसे क्या पूछा जाता है कि वाई पैरानाइट्रो एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। गाइस इसमें हमसे पूछा जाता है कि जो हमारा पैरानाइट्रो एनिलीन है, अगर हम एनिलीन की स्ट्रक्चर के नीचे जो हमारा पैरा पोजीशन है उस पर हम NO2 ग्रुप लगा दें तो हमारा पैरानाइट्रो एनिलीन हो जाता है। वो हमारा एनिलीन से लेस बेसिक क्यों है, इसके बारे में हमें बताना होता है। कौन कौन से रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा पैरानाइट्रो एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। तो इसमें क्या होता है, जब हमने एनिलीन की पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है गाइस। जो हमारा NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो हमारा NO2 ग्रुप है क्या है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो क्या करेगा, इसकी बेंजीन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा। फिर क्या होगा, NO2 ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द पैरानाइट्रो एनिलीन। जो हमारा NO2 ग्रुप है वो क्या कर देगा, जो पैरानाइट्रो एनिलीन है इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे कम कर देगा। 10 पैरानाइट्रो एनिलीन इज लेस बेसिक, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पैरानाइट्रो एनिलीन है वो लेस बेसिक होगा देन एनिलीन। तो गाइज आपको समझ आ गया होगा कि किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। तो गाइज जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है कि जब किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा होती है, और जब किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो उसकी बेसिसिटी भी कम होती है। तो गाइज ये वही कारण है जिसकी वजह से जो हमारा पैरानाइट्रो एनिलीन है वो एनिलीन से लेस बेसिक होता है। तो चलिए गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई फिनॉल इज एसिडिक। जो हमारा फिनॉल होता है, फिनॉल हमारा एसिडिक नेचर का क्यों होता है, कौन से कारण है इसके फिनॉल के एसिडिक होने के। तो गाइज इसमें क्या है, हमारा फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। गाइज जैसा कि हम जानते हैं ये हमारी क्या होती है, फिनॉल की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ये हमारा फिनॉल हो गया। अब क्या होता है, जो फिनॉल की स्ट्रक्चर होती है, तो फिनॉल की स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है और यहाँ पे हमारा एक H भी है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, फिनॉल की एबिलिटी है टू लूज द हाइड्रोजन आयन। क्या करता है, ये अपने हाइड्रोजन आयन को लूज कर देता है। इस हाइड्रोजन आयन को लूज करने की जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं एसिडिटी, एंड टू फॉर्म द फिनॉक्साइड आयन। और क्या करता है, ये इस H आयन को रिमूव करने के बाद में या उसे लूज करने के बाद में फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा O- ग्रुप लग गया। तो ये हमारा होता है फिनॉक्साइड आयन। तो क्या हो गया कि ये क्या है, इसकी एक एबिलिटी है टू लूज द हाइड्रोजन आयन एंड फॉर्म द फिनॉक्साइड आयन। तो इसको क्या हम बोलेंगे, एसिडिटी। ये हमारी क्या होगी, फिनॉल की एसिडिटी हो गई। तो गाइस जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि कोई भी कंपाउंड अगर वो हमें क्या करे, H+ लूज कर दे या दे दे, एनी कंपाउंड विच डोनेट द H+ आयन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ रखा है, जिसमें हमें बताया गया था कि एनी कंपाउंड जो हमारा H+ आयन को डोनेट कर दे या उसे लूज कर दे तो उसे हम बोलेंगे एसिड। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जो फिनॉल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है कि इन फिनॉल, जो हमारी फिनॉल की स्ट्रक्चर होती है, द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ बेंजीन डायरेक्टली अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें क्या होता है गाइस, जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है बेंजीन का, वो हमारा डायरेक्टली किससे अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। इससे हमारा क्या होता है, ये हमारा कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज,
ठीक है। ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली जुड़ा होता है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ये OH हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसकी वजह से क्या करता है ये, इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिर जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है और डेट्स वाई क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल में क्या हो रहा है, हमारा फिनॉल क्या कर रहा है, यहाँ से एक H आयन को लूज कर रहा है और क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, और इस तरह से हमारा फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन की वजह से ही और H+ आयन को लूज करने की वजह से ही हमारा जो फिनॉल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। चलिए गाइस, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू। गाइज यहाँ पे हमसे पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू। तो देख लेते हैं गाइज क्या होती है हमारी दोनों तरह की वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमारी गाइज है सपोनिफिकेशन वैल्यू। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सोप। इसमें क्या करते हैं हम, सोप की फॉर्मेशन करते हैं, जितने भी हम साबुन बनाते हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं हम सपोनिफिकेशन के अंदर। तो गाइज इसमें क्या होता है कि सपोनिफिकेशन वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH एंड NaOH रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट और सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। इसमें क्या हो रहा है गाइज, हमें क्या चाहिए, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH हमारा क्या है, कितना नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH हमें चाहिए विच इज़ रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई द 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक है, जो हमारे फैट एंड ऑयल हैं, जो हमारा 1 ग्राम फैट एंड ऑयल है उसको सपोनिफाई करने के लिए हमें कितना मिलीग्राम KOH चाहिए या NaOH चाहिए, उसको हम बोलेंगे सपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है गाइज, आपको समझ आ गई क्या है हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू, क्या है कि हमारा कितना नंबर, कितना मिलीग्राम KOH हम लेंगे जिससे कि हमारा क्या हो जाए, 1 ग्राम फैट एंड ऑयल को सपोनिफाई करने की जो प्रोसेस है वो हो जाए, उसको हम बोलेंगे सपोनिफिकेशन वैल्यू। चलिए गाइज, इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू दे रखी है, किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे हमारी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है 56.1 इंटू B माइनस A इंटू N। ठीक है, अपॉन में हमारा क्या है W, इसे हम बोलते हैं वेट ऑफ सैंपल। तो गाइज यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा यहाँ पे N हमारा क्या है, नॉर्मलिटी है। तो नॉर्मलिटी हमारी क्या होती है इसकी 0.5। तो गाइज ये हमारा पूरा फार्मूला निकल के आया है सपोनिफिकेशन वैल्यू का। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। वेयर एज W हमारा क्या है, W है वेट ऑफ सैंपल। ठीक है, जो सैंपल हमें क्या करना है, जिसका हमें सपोनिफिकेशन करना है। जैसे हमने क्या लिया था, 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल लिया था। ठीक है, तो हम कितना सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, उसका वेट हो गया ये। दूसरा हमारा B हमारा क्या, यहाँ पे ml ऑफ HCl यूज इन ब्लैंक टाइट्रेशन। तो गाइस किसी चीज़ का हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं। जो हम किसी का ब्लैंक जब टाइट्रेशन कर रहे थे तो हमने कितना ml HCl लिया था, कितना यूज़ किया था हमने, उसको हमने B ले लिया। N हमारा क्या, नॉर्मलिटी होगी ऑफ HCl सोल्यूशन कि हमने कितना नॉर्मल HCl सोल्यूशन इसके अंदर सपोनिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर यूज़ किया है। इसके बाद गाइस हमारा A है ml ऑफ HCl यूज फॉर सैंपल टाइट्रेशन। जो हमारा सैंपल है उस सैंपल को टाइट्रेट करने के लिए हमने कितना ml HCl का यूज किया, वो हमारा क्या है A। तो गाइस ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन सब वैल्यूज़ को रख के हम किसी भी कंपाउंड की सपोनिफिकेशन वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यूनिट नंबर 3 से। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ RM वैल्यू एंड एसिटाइल वैल्यू। गाइस यहाँ पे हमसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है RM वैल्यू की, कि RM वैल्यू क्या होती है और एसिटाइल वैल्यू क्या होती है। ये भी क्वेश्चन हमारी 3rd यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। तो गाइस RM वैल्यू को हम बोलते हैं रिचर्ड मैसिल वैल्यू। ठीक है, जिसको हम जनरली कह देते हैं RM वैल्यू। तो क्या होती है रिचर्ड मैसिल वैल्यू, क्या होती है, RM वैल्यू इज यूज टू डिटरमाइन वोलेटाइल नेचर ऑफ फैट एंड ऑयल। ये किस लिए यूज होती है, किसी भी फैट एंड ऑयल का वोलेटाइल नेचर को डिटरमाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए कि जो हमारा फैट एंड ऑयल है उसका कितना वोलेटाइल नेचर है। तो गाइस इससे यह डिफाइन होता है कि जो वोलेटाइल फैटी एसिड है उसकी वेपर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना मिलीग्राम 0.1 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन चाहिए। तो गाइस ये होगी हमारी RM वैल्यू। तो इस तरह से हम RM वैल्यू को निकालते हैं गाइस। तो RM वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, 1.10 इंटू T1 माइनस T2। यहाँ पे T1 क्या है, एक्चुअल टाइट्रेशन, एंड T2 है हमारा ब्लैंक टाइट्रेशन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम किसी भी कंपाउंड की RM वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए गाइज अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस का गाइज मतलब होता है महत्व, मीन्स कहाँ इनका महत्व है हमारी RM वैल्यू का और किस तरह से हमारी RM वैल्यू यूज होती है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ घी एंड बटर। गाइज जो हमारी RM वैल्यू होती है वो किस लिए यूज होती है, डिटरमाइन करने के लिए प्योरिटी ऑफ घी एंड बटर। जो हमारा घी होता है मार्केट में मिलता है, बटर मिलता है, तो उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए। गाइज जैसा कि हम जानते हैं हमारी मार्केट के अंदर बहुत सारे एडल्ट्रेट प्रोडक्ट मिलते हैं, उनमें बहुत सारी मिलावट होती है, तो उसको चेक करने के लिए हमारी RM वैल्यू यूज होती है। उससे हम किसी भी कंपाउंड की, किसी घी या बटर की प्योरिटी को या उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। और गाइज क्या होता है, वेस्ट घी हैव RM वैल्यू मोर देन 2.5। जो हमारा बेस्ट घी होगा, अच्छे से अच्छा घी होगा, उसकी RM वैल्यू क्या होगी, 2.5 से मोर देन होगी।
अगर गाइस किसी भी कंपाउंड की 2.5 से ज़्यादा हमारी RM वैल्यू है, चाहे वो घी हो चाहे हमारा बटर हो, तो हम कह सकते हैं वो हमारा खाने योग्य है। चलिए गाइस इसके बाद देखते हैं एसिटाइल वैल्यू। ये भी हमारे 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में। तो ये क्या होती है एसिटाइल वैल्यू? जब हम किसी भी 1 ग्राम फैट एंड ऑयल का एसाइलेशन करते हैं विद एसिडिक एनहाइड्रेट, देन क्या होता है हमारा एसिडिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब उस एसिडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना मिलीग्राम ऑफ KOH की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं एसिटाइल वैल्यू। क्या हो गई? इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, कि हमें कितना मिलीग्राम KOH चाहिए जो कि क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे एसिटिक एसिड को, जो कि हमारा प्रोड्यूस हुआ है व्हेन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल इज एसाइलेटेड विद एसिटिक एनहाइड्रेट। आई होप गाइस आपको समझ आ गई होगी कि हमारी एसिटाइल वैल्यू क्या होती है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले गाइस इसके देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। इसके सिग्निफिकेंस भी हमारे एसिटाइल वैल्यू के, ये हमारी सिग्निफिकेंस हैं। एसिटाइल वैल्यू इज अ मेजरमेंट ऑफ फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट। जो हमारा फैट एंड ऑयल होता है उसके अंदर हमारा क्या है, ये मेजरमेंट है। एसिटाइल वैल्यू बताती है कि हमारे फैट एंड ऑयल के अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं जो हमारे फ्रीली उसके अंदर मूव कर रहे हैं। देन है यूज्ड टू एस्टिमेट नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, और ये हमारा क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप के नंबर को एस्टिमेट करने के लिए भी हमारी एसिटाइल वैल्यू यूज होती है। इसके बाद हमारा गाइस इसका फार्मूला है एसिटाइल वैल्यू का। एसिटाइल वैल्यू क्या है, 1335 इंटू B माइनस A अपॉन में 1335 माइनस A, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड की एसिटाइल वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा डिफाइन फैट एंड ऑयल। अब गाइस जो हमारी 3rd यूनिट है उसमें हमारा क्या है, फैट एंड ऑयल्स हैं। अब हमने क्या करना है, फैट एंड ऑयल को डिफाइन करना है। हमारे फैट एंड ऑयल क्या होते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं गाइस, जो हमारे फैट एंड ऑयल होते हैं क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड डेट इज लिपिड। जो हमारे फैट एंड ऑयल होते हैं क्या होते हैं, ये नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिपिड। ठीक है, फिर क्या होता है, दीज आर द ट्राइस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। इसके अंदर क्या होता है गाइस, ये क्या है, हमारे ट्राइस्टर्स हैं, है ना, ट्राइस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, है ना। जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी चेन का क्या होते हैं, ट्राइस्टर्स होते हैं विथ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ में इनके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है। तो गाइस ये हमारी ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है, आप इसे देख लें। और जो हमारे जितने भी हमारे फैट एंड ऑयल्स होते हैं इनके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 12 से लेकर 20 तक हमारे कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं, तभी हम बोलते हैं इसको लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, फैट एंड ऑयल ऑल्सो क्या होते हैं, ये कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। लिपिड्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बोथ। जो हमारे लिपिड्स होते हैं, तो लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, फैट एंड ऑयल, है ना। तो अब जो हमारे लिपिड्स होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, तो लिपिड्स क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स हैं किस किस का, प्लांट्स एंड एनिमल्स का। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। अब जो गाइस हमारे लिपिड्स है ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिपिड्स हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए गाइस इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। गाइस यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारे 2 कंपाउंड हैं, एक हमारा है डाइफिनाइल मीथेन एंड दूसरा हमारा है ट्राइफिनाइल मीथेन। तो इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमारी डाइफिनाइल मीथेन की, ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर है। आई होप आपने पहले भी पढ़ रखी होगी इसकी स्ट्रक्चर को। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब क्या है इसके यूजेस, अब कहाँ कहाँ हमारा जो डाइफिनाइल मीथेन है वो यूज होता है, इसे देख लेते हैं। तो डाइफिनाइल मीथेन इज यूज्ड एज अ डाई कैरियर, है ना, ये डाई की तरह यूज होता है। एंड ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड, हमारे ये पेस्टिसाइड की तरह भी यूज होता है। एंड यूज टू ट्रीट एंजाइटी एंड टेंशन। अब जो भी हमारा डिप्रेशन है, एंजाइटी है और टेंशन है, उसे भी ट्रीट करने के लिए डाइफिनाइल मीथेन है ये यूज होता है। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या है, ट्राइफिनाइल मीथेन। ये सेम है दोनों ही, एक हमारा डाइफिनाइल मीथेन है, दूसरा हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन है। तो इसकी यह स्ट्रक्चर है, आप इसे देख लें, स्ट्रक्चर को देख लें और इसके बाद में देखते हैं इसके यूजेस, कौन कौन से इसके यूजेस हैं। तो यूजेस में हमारा क्या है कि जो हमारी ट्राइफिनाइल मीथेन है यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कलरिंग डाई, है ना, जितनी हमारी कलरिंग डाई होती हैं जिन्हें हम कलर के लिए यूज करते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन में हमारा क्या होता है, ये यूज होता है। एंड ऑल्सो यूज इन क्रिस्टल वायलेट डाई प्रिपरेशन। जब हम क्रिस्टल वायलेट की डाई प्रिपरेशन करते हैं, तो जब हम क्रिस्टल वायलेट डाई की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ भी हमारा जो ट्राइफिनाइल मीथेन है वो यूज होता है। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं। तो गाइस 2 मार्क्स में यूजेस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने यूजेस जितने भी हैं सभी कंपाउंड के सबको अच्छे से देख लेना है। तो गाइस जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे 2 मार्क्स में मेंशन करे हैं, जिन के हमने यूजेस लिखाए हैं, तो उन सब के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी के यूजेस को अच्छे से पढ़ के जाएँ, क्योंकि 2 मार्क्स में हमसे सबसे ज़्यादा यूजेस ही पूछे जाते हैं, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर और उसके यूजेस।
तो आप इसे अच्छे से देख लें गाइज। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट है प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। यहाँ पे हमें बतानी है, हमें प्रिडिक्ट करनी है स्ट्रक्चर किस किस की, नेफ्थलीन की और एंथ्रासीन की। तो देख लेते हैं इनकी क्या स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे हमारी ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर हम 2 फिनाइल रिंग को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारी नेफ्थलीन बन जाती है। और देखते हैं इसके यूजेस में क्या है गाइस, इसके इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, है ना, प्लास्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारी जो नेफ्थलीन है वो यूज होती है। एंड ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थैलिक एसिड, जिसमें हमारा कौन कौन सा आता है, पेंट आता है और डाई आती है। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा जो नेफ्थलीन है उसका यूज होता है। तो गाइस इसके सारे यूजेस हैं, आप इसके यूज को अच्छे से देख लें। इसके बाद गाइस बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है एंथ्रासीन। अब इसमें हमारे जो एंथ्रासीन है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। हमने 3 फिनाइल रिंग को आपस में जोड़ दिया तो हमारी एंथ्रासीन बन गई। और ये हमारी कहाँ का यूज होती है, मेकिंग डाई एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंथ्राक्यूनोन। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है हमारा, एंथ्राक्यूनोन की मैन्युफैक्चरिंग में। तो चलिए गाइस, आप इसके यूजेस और इसकी स्ट्रक्चर को आपने देख लिया होगा। गाइस इसमें ज़्यादा कुछ बताने की है नहीं वैसे, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में क्या ही बताना है, स्ट्रक्चर को आप ऐसे ही बना सकते हैं और यूजेस को आप इसके याद कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इतना समझाने का है नहीं गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन है। ये हमारी रिएक्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप अच्छे से देख के जाएँ। हमारी रिएक्शन है गिव हावर्ड सिंथेसिस ऑफ फिनैंथ्रीन, है ना गाइस। इसमें हमने क्या करना है, हावर्ड सिंथेसिस बतानी है फिनैंथ्रीन की। इसी के अंदर क्या होता है इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम लेते हैं नेफ्थलीन को हम रिएक्ट कराते हैं सक्सिनिक एनहाइड्रेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। फिर क्या होता है गाइस, यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड बनता है 1-नेफ्थोल प्रोपानोइक एसिड। हमें क्या मिला, 1-नेफ्थोल प्रोपानोइक एसिड मिल गया। गाइस यहाँ पे क्या हुआ, जो ये कंपाउंड था यहाँ पे इसके आगे अटैच हो गया। इस तरह से हमारा 1-नेफ्थोल प्रोपानोइक एसिड मिल गया। अब क्या करेंगे गाइस, हम इसका कराएंगे Zn और HCl के साथ में रिडक्शन। आप जानते हैं जब हम किसी कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन में क्या होता है गाइस, हमारा जो O होता है वो रिमूव हो जाता है और वहाँ पे हमारा H आके लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा O है, ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा H आके लग जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इसकी रिएक्शन हुई है। तो गाइस यहाँ पे देख लो कि हमारा क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था वो हमारा चला गया, यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे आके हमारे 2 H आके लग गए। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, 1-नेफ्थोल प्रोपानोइक एसिड का रिडक्शन हो गया और हमारा क्या मिल गया, 4-नेफ्थाइल ब्यूटानोइक एसिड। और हमें क्या मिल गया, 4-नेफ्थाइल ब्यूटानोइक एसिड मिल गया। अब हम गाइस इसका कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन। तो गाइस क्या होता है, यहाँ से हमारा एक H2O निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा एक H2O निकल जाता है। गाइस कहाँ से निकलता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमारा H और ऊपर वाला OH यहाँ से हमारा निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, H2O रिमूव हो जाता है यहाँ से। तो क्या हुआ, ये वाला जो कार्बन का बॉन्ड था वो हमारा यहाँ से बेंजीन की रिंग से अटैच हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एक नया कंपाउंड बनता है 3,4 डाईहाइड्रोफिनैंथ्रीन 1-ON, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक नया कंपाउंड मिल गया हमारे लिए। अब क्या करेंगे, हम इसका फिर से रिडक्शन कराएंगे Zn और HCl की प्रेजेंस में। फिर क्या हो रहा है, हमारा यहाँ से हमारा एक नया कंपाउंड मिल रहा है हमें, इसका नाम है 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोफिनैंथ्रीन। हमें क्या मिल गया, 1,3,2,4 टेट्राहाइड्रोफिनैंथ्रीन। इसका पीडी के साथ में हमने इसकी रिएक्शन करा दी, देन क्या मिल गया, हमें फिनैंथ्रीन मिल गया। फाइनली जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हार्वर्ड सिंथेसिस से फिनैंथ्रीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं या उसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको यह सिंथेसिस समझ आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा पूछा जाता है यूनिट नंबर 5 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इसे देख लेते हैं। तो गाइस जो हमारी 5th यूनिट है ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा काफ़ी कुछ पूछा जाता है 2 मार्क्स में भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी। तो गाइस चलिए देख लेते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफाइन साइक्लोएल्केन विथ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमने गाइस साइक्लोएल्केन्स को डिफाइन करना होता है कि हमारे साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, उन्हें डिफाइन कीजिए। एंड ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल्स, मतलब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ में हमें बताइए कि साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा है, जो हमारे एल्केन होते हैं उनका कुछ इस तरह से हमारी एक क्या होती है, चेन स्ट्रक्चर होती है ना। CH3 CH2 CH2 CH3 एक चेन होती है। अब जब हम क्या कर दें, इसके फर्स्ट कार्बन एटम को लास्ट कार्बन एटम से अटैच करा दें, उसको जोड़ दें, तो क्या हुआ, एक साइकिल बन गया। ये जो साइकिल बना है इसको हम बोलेंगे एल्केन, बट क्या बोलेंगे, साइक्लोएल्केन। क्या हुआ, जो हमारी एल्केन है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। मीन्स क्या है, उसके अंदर फर्स्ट कार्बन एटम हमारा लास्ट कार्बन एटम से अटैच है। तो इस तरह से हमारा साइक्लोएल्केन बन जाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं क्या होती है कि साइक्लोएल्केन आर स्ट्रक्चर इन विच द कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय द सिंगल बॉन्ड टू फॉर्म अ रिंग। मीन्स इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारे कार्बन एटम है वो एक दूसरे से ज्वाइन है एंड फॉर्म अ रिंग। उसके अंदर जो कार्बन एटम है वो ज्वाइन है सिंगल बॉन्ड से और क्या कर रहे हैं, एक रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसे हम बोलेंगे साइक्लोएल्केन।
चलिए गाइज इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे हमारा क्या है 1 2 3 3 सी हैं, तो क्या हो गया प्रोपेन हो गया, और है क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो हम इसे बोल देंगे साइक्लोप्रोपेन। गाइज इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो उसके लास्ट कार्बन एटम से अटैच है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। आई होप गाइज आपको जो साइक्लोएल्केन समझ आ गया होगा क्या होता है। अब गाइज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा हर बार पूछा गया ये कि गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन। जो साइक्लोएल्केन होता है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर दीजिए, है ना। जो साइक्लोएल्केन हमारे हैं कौन कौन से हैं, साइक्लोप्रोपेन हो गया, यहाँ पे हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया। अगर हम 4 एटम का बनाते तो हमारा साइक्लोब्यूटेन हो जाता। अगर हम 6 एटम का कंपाउंड बनाते तो हमारा साइक्लोहेक्सेन हो जाता। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये कंपाउंड हो जाता, साइक्लिक कंपाउंड। अब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो इसमें हमसे यही पूछा गया गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन। तो हमने साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बताना है गाइस। तो यहाँ पे हमारे सारे कंपाउंड हैं, तो इसमें क्या है, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ पे ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। यहाँ पे क्या है, साइक्लोप्रोपेन, जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है वो क्या होता है, लेस स्टेबल है ना। फिर क्या है, इसके बाद हमारा आता है साइक्लोब्यूटेन, इसके बाद हमारा आता है साइक्लोपेंटेन, और इसके बाद हमारा आता है साइक्लोहेक्सेन। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस बेस पे डिफाइन किया है, तो वो भी देख लेते हैं कि किस बेस पे हमने इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन किया है। तो गाइस इसकी स्टेबिलिटी को हमने डिफाइन किया है इसके एंगल ऑफ स्ट्रेन के ऊपर। गाइस एंगल ऑफ स्ट्रेन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया है, वहाँ पे आपको समझा देंगे। बस आप यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को समझ लीजिए कि इनका क्या क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, बनाना बॉन्डिंग क्या होती है ऐसे देख लेते हैं। इन साइक्लोएल्केन, जो हमारे साइक्लोएल्केन्स हैं, ड्यू टू रिंग, उसके अंदर क्या रिंग है जो साइकिल है, उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड वेंड टुगेदर एंड लाइक बनाना। उसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बेंड हो जाता है ना। जो हमारे साइक्लोएल्केन होते हैं उसके अंदर ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन हमारा ये है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक साइकिल होता है, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है क्या होता है, बेंड हो जाता है, थोड़ा झुक जाता है, ऐसे कर झुक जाए है ना। अब ये थोड़ा बेंड हो जाए तो फिर क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है यहाँ पे, बेंड टुगेदर एंड लाइक बनाना, और बनाने की तरह दिखता है बेंड होने के बाद में। डेट्स वाई दे कॉल्ड बनाना बॉन्ड एंड बॉन्डिंग इज कॉल्ड बनाना बॉन्डिंग। तो जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड हमारा होता है उसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं, और जो बॉन्डिंग उसकी हो रही है उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे बनाना बॉन्डिंग। तो इस तरह से हम बनाना बॉन्डिंग को डिफाइन करते हैं गाइस। ये हमारे कार्बन के साइक्लोएल्केन्स के अंदर होता है, ये हमारे कार्बन के साइक्लोएल्केन्स कंपाउंड के अंदर होता है बनाना बॉन्डिंग। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमसे पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाता है, एंगल स्ट्रेन के बारे में कि एंगल स्ट्रेन क्या होती है। तो गाइस इसे देख लेते हैं। तो इससे पहले गाइस आपको यह समझना होगा कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं, जितने भी हमारे साइक्लोएल्केन्स होते हैं, उसके बीच में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन कंपाउंड होता है उनके बीच में जो एंगल होता है वो हमारा 109 डिग्री 0.5 मिनट होता है। ठीक है, ये हमारा उसके अंदर क्या है, आइडियल एंगल होता है, मीन्स उसका स्टैंडर्ड एंगल होता है। अगर इस एंगल से क्या हो जाए, उनके बीच में क्या हो जाए, मतलब ये एंगल हमारा कम हो जाए, चाहे ये एंगल हमारा बढ़ जाए, वो क्या होगा, डेविएशन होगा। तो उसी डेविएशन के बाद में जो हमारा एंगल आता है उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। अब जैसे गाइस यहाँ देख लो हमने क्या किया है कि एंगल स्ट्रेन ऑकर्स कब होता है हमारा, ये व्हेन बॉन्ड एंगल डेविएट फ्रॉम द आइडियल बॉन्ड। बॉन्ड एंगल जो होता है कार्बन का, ठीक है, वो डेविएट हो जाए फ्रॉम द आइडियल बॉन्ड। आइडियल बॉन्ड कौन सा है हमारा, 109.5 है ना, जो 109 डिग्री का जो हमारा एंगल है, जो आइडियल एंगल है, उससे हमारा बॉन्ड एंगल जो कार्बन का है वो डेविएट हो जाए टू अचीव द मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब जो मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसे अचीव करने के लिए इन अ स्पेसिफिक कन्फर्मेशन। अब गाइस क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे कार्बन कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या लगता है, स्ट्रेन लगता है। यहाँ पे हमारा देख लो साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन एटम है, ठीक है, इसके बीच में ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम, ये कार्बन का एटम, क्या है, ये सारे अटैच हैं एक दूसरे से। वैसे इसके बीच में क्या होना चाहिए था, हमारा 109 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, कुछ इस तरह का एंगल होना चाहिए था इनके बीच का, बट है कितने का, 60 का एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये इसके अंदर स्ट्रेन लग रही है, इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेन लग रही है, इसकी इंटरनल स्ट्रेन है वो इसके अंदर लग रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इंटरनल स्ट्रेन की वजह से जो डेविएशन हुआ है उसके एंगल में, इसके जो इसका स्टैंडर्ड एंगल है, यहाँ से जो इसका स्टैंडर्ड एंगल है उसमें जो डेविएशन हुआ है, डेविएशन कितने का हुआ है, उसी डेविएशन को हम क्या बोलेंगे, जो हमारा एंगल स्ट्रेन। ठीक है, जो डेविएशन हुआ है उस डेविएशन को हम बोलेंगे एंगल स्ट्रेन। तो देख लेते हैं गाइस किस तरह से हम निकालते हैं एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से निकालेंगे इसको हम। यहाँ पे हमारा साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में हमारा क्या है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब साइक्लोप्रोपेन के अंदर हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन कितना है वो निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 109.5 डिग्री जो हमारा
आइडियल एंगल है, हमारा स्टैंडर्ड एंगल है, उनमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे हम 60 डिग्री को। तो उसके अंदर जो हमारा डेविएशन निकल के आया, उसके अंदर जो हमारा एंगल स्ट्रेन निकल के आया वो कितने का आया 49.5 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया एंगल स्ट्रेन निकल के आया। ऐसे ही हमारा साइक्लोब्यूटेन के अंदर है, साइक्लोब्यूटेन के अंदर भी सेम है बिल्कुल। यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू थी उसमें से हमने माइनस कर दिया 90 डिग्री। साइक्लोब्यूटेन में कितने का 90 डिग्री का एंगल होता है, हमने 90 डिग्री माइनस कर दिया तो हमें कितना बचा 19 डिग्री, 19.5 डिग्री का हमें क्या मिला, ये एंगल स्ट्रेन मिल गया। तो इसमें क्या हो रहा है गाइस कि जो हमारा एंगल स्ट्रेन है कभी ज़्यादा मिल रहा है, देखो किसी में कम मिल रहा है। तो हमने जो रिएक्टिविटी पढ़ी थी अभी, है ना, उसे देख लेते हैं। तो रिएक्टिविटी किस पे बेस करती है, अगर किसी कंपाउंड का जो हमारा एंगल स्ट्रेन है वो ज़्यादा है ना, अगर किसी कंपाउंड का जो हमारा एंगल स्ट्रेन है वो ज़्यादा है, जैसे हमारा इस कंपाउंड का एंगल स्ट्रेन जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है इसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, तो ये क्या होगा लीस्ट स्टेबल होगा। ये पूरी इसकी सीरीज आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा प्रोपेन है साइक्लोप्रोपेन ये लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसका जो एंगल स्ट्रेन है वो ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है। तो और सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा है 108 वाला, क्या है इसका जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है वो काफ़ी कम है। जब इसका एंगल ऑफ स्ट्रेन कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो गाइस इसके एंगल ऑफ स्ट्रेन के बेस पे ही जो इसकी स्टेबिलिटी है उस पर हम क्या करते हैं, उसके बेस पे ही उसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है कि ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर sp3 हाइब्रिडाइज। जितने भी एटम हमारे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज हैं। सो एक्सपेक्ट बॉन्ड एंगल कितने का है 109.5 डिग्री का हमारे पास क्या है इसका बॉन्ड एंगल है। तो गाइस ये पूरा हमारा स्टैंडर्ड एंगल है। इस तरह से हमने क्या किया, जो एंगल स्ट्रेन है उसे डिफाइन किया। गाइस ये एंगल, गाइस ये क्वेश्चन हमारा जो बेयरस्ट्रेन थ्योरी है उसे भी सॉल्व करने के लिए थोड़ी हेल्प कर सकता है, तो आप इसे अच्छे से देख लें। बेयरस्ट्रेन थ्योरी से ये लिया गया, उसके अंदर हमारा ये एंगल स्ट्रेन पढ़ा जाता है। तो चलिए गाइस आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये सारे हमारे 19 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मेंशन किया फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में। गाइस इसके PDF नोट्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी इसके PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल पर। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।